नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू डिस्कशन में। आइए डिस्कस करते हैं आज का करंट अफेयर्स। कुछ बड़े बांधों से भारत में खतरे हैं, उस पर एक लेख पब्लिश हुआ है कि हिमालय के जो बड़े बड़े डैम हैं उस पर प्रकाश डाला गया है कि वो कैसे खतरा उत्पन्न करें। हाल ही में जो सिक्किम में लोनाक झील है, इसके फट जाने से जो ग्लेशियर था, एक चुंगथांग डैम था, सिक्किम के अंदर एक चुंगथांग डैम था, ये डिस्ट्रॉय हो गया। इसके टूटने से फ्लड आ गई थी, ढेर सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। तो इस झील को भी याद रखिएगा। जो दक्षिणी लोनाक झील है ये सिक्किम के अंदर है। जो चुंगथांग डैम है यानी बांध है, ये भी सिक्किम के अंदर ही स्थित है। तो ये दो फैक्ट तो यहाँ से हो गया। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बांध वाला देश है। भारत में विश्व का तीसरे स्थान पर डैम स्थित है। टोटल अगर डैम की बात करें, बांध की बात करें, तो भारत में कितना है? 5700 डैम भारत में स्थित है। लगभग 80% जो डैम है भारत में, यानी कि जो बांध है 80%, वो 25 साल पुराना है, लगभग 25 साल पुराना है। इसका काम क्या होता है? सूखा शमन, यानी सूखा को कंट्रोल करता है। जिस एरिया में पानी की उपलब्धता नहीं है वो बांध से पानी छोड़कर वहाँ पहुँचाया जाता है, जैसे गुजरात का सरदार सरोवर डैम है। फिर बाढ़ की रोकथाम भी करता है। अगर तेजी से पानी आ गया तो उस प्रवाह को रोकने के लिए डैम में पानी भर जाता है। अंतर्देशीय नेविगेशन, मतलब कहीं आना जाना है तो भी रोड के अलावा आप नाव से, बांध के सहायता से आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं, उससे संबंधित रोड पर। मनोरंजन के लिए भी है, जैसे कि बांध का नौकायन, मछली पकड़ना, तैराकी करना, ये सब सारी गतिविधियां डैम यानी बांध में की जा सकती है। तो इतने फायदे हैं। और भी कुछ इसके बेनिफिट्स के बारे में बात करें तो भारत में जो टोटल विद्युत उत्पादन किया जाता है, जल विद्युत उत्पादन किया जाता है, उसमें 12%, यानी कि जो 12% है वो डैम से ही उत्पादन किया जाता है। अगर सिंचाई की बात की जाए तो सिंचाई में 1950 से 2000 के बीच में बांधों से कुल जो सिंचाई होती थी 35% होती थी। लेकिन अभी और खाद्यान्न उत्पादन में इसका कितना योगदान हुआ है? 25% की वृद्धि हुई है। और बाद से जो सिंचाई है और खाद्यान्न उत्पादन है उसमें 25% की वृद्धि हुई है। यह है घरों में जो पानी और इंडस्ट्री में जो पानी सप्लाई होता है वो भी डैम के माध्यम से दोनों को पानी सप्लाई किया जा सकता है। तो ये था डैम के बारे में। नेक्स्ट आएंगे, एक स्कीम है केरल बैक टू स्कूल। केरल में एक योजना चल रही है कुदुम्बश्री योजना, जो गरीबी उन्मूलन योजना है, गरीबी उन्मूलन योजना है। इसी के तहत जो 46 लाख महिलाएं हैं, यानी कि 46 लाख जो महिलाएं हैं, उनके लिए बैक टू स्कूल कार्यक्रम शुरू किया गया है। बैक टू स्कूल कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है कि 2 महीने में, अगले 2 महीने में डिजिटल युग को अपनाने पर प्रशिक्षण प्रदान करना। मतलब कि जो डिजिटल साक्षरता है वो इन महिलाओं को प्रदान किया जाएगा। इसमें लगभग 2000 से अधिक स्कूल सप्ताहांक होंगे कि उस 2000 से अधिक सप्ताह में ये लोग अपना सीखेंगे। कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को सशक्त करना, जो इनका इनकम है, घरेलू आय है, उसे बढ़ाना और उन्हें काज को लेकर अधिक मजबूत करना। कक्षाएं कौन सी इसमें चलाई जाएगी? संगठनात्मक ताकत के बारे में बताया जाएगा, सामुदायिक जीवन सुरक्षा के बारे में बताया जाएगा, और जो डिजिटल कौशल या डिजिटल युग है उसके बारे में ये सब बताया जाएगा, इन्हें जानकारी दी जाएगी। तो याद रखिएगा केरल के अंतर्गत ये स्कीम है। टेली मानस योजना है, इसके बारे में जानेंगे। साल 2022 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा अक्टूबर 2022 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत एक स्कीम लॉन्च की गई थी जिसका नाम था टेली मानस। टेली मानस एक स्वास्थ्य हेल्पलाइन नंबर है, एक स्वास्थ्य हेल्पलाइन नंबर है। इससे बताया जा रहा है कि 32 केंद्र शासित प्रदेशों, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में से 3,40,000 लोग यहाँ पर कॉल किए थे टेलीमानस के द्वारा कि ये मानसिक स्वास्थ्य को टैकल करने के लिए। इसका उद्देश्य यही है कि जो लोग गुमनाम रहते हैं, खासकर आफ्टर कोविड के बाद जो लोग मानसिक संतुलन अपना खो चुके थे, तो उनको मानसिक चिकित्सालय इतने ज़्यादा हैं नहीं, तो वहाँ पर इनको जो सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही है। तो ये टेली मानस के द्वारा एक टोल फ्री नंबर है, वहाँ पर फ़ोन करने के बाद जो काउंसलर होते हैं इन लोगों को काउंसलिंग प्रदान करते हैं और मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देते हैं। ये 24/7 यानी कि 24 घंटे सप्ताह के 7 दिन ये सर्विस उपलब्ध रहेगी। इसके लिए टोल फ्री नंबर बनाए गए हैं 14416 है, या फिर 1800, फिर 891, फिर 4416। ये टोल फ्री नंबर है। इस पर आप कॉल करके टेली मानस संबंधित यानी कि मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित जो भी सर्विसेज हैं, जो भी सेवाएं हैं, आप
को उपलब्ध कराई जाएगी, आप इससे पा सकते हैं। तो इसे भी याद रखिएगा, इसके टोल फ्री नंबर को याद रखिए। पर्यावास अधिकार, हाल ही में छत्तीसगढ़ में एक बैगा ट्राइब्स है यानी बैगा जनजाति है, इसे विशेष रूप से कमजोर जनजाति समुदाय यानी कि PVTG यानी प्रिविलेज वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स यानी PVTG का दर्जा दिया गया है। मतलब विशेष रूप से कमजोर जनजाति समुदाय, मतलब जनजातियों में भी जो कमजोर हैं उन्हें बोलते हैं PVTG। ऐसे भारत में कितने हैं? 75। PVTG की संख्या भारत में कितनी है? 75 यानी 50 है। उसमें केवल 3 को ही आवास, वहीं केवल 3 जनजाति को ही केवल आवास का अधिकार प्रदान किया गया है कि इनको रहने के लिए आवास का भी राइट्स है कि यह इन्हें आवास देना ही देना है। मध्य प्रदेश में 2 जनजातियां हैं, एक है भारिया, एक है कमार जनजाति, इन्हें मिला है आवास का राइट्स। और तीसरा बैगा जनजाति है जो छत्तीसगढ़ में है, इन्हें मिला है। तो 3 जनजाति को भी याद रखिएगा, जो भारिया कमार जनजाति है मध्य प्रदेश में पाई जाती है, बैगा जनजाति छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। तीनों को पर्यावास यानी कि जो आवास है उसका राइट्स मिला हुआ है और किसी को नहीं मिला हुआ है। ये वन अधिकार अधिनियम के तहत आवास अधिकार प्रदान किए जाते हैं, इन समुदायों को दिया गया है। जैसे कि ये अपने सांस्कृतिक प्रथाओं, आजीविका साधन, जैव विविधता, ज्ञान और उनकी जो प्राकृतिक सांस्कृतिक विरासत है उसका सुरक्षा कर सके और इन्हें सुरक्षा प्रदान किया जा सके। PVTG भारत में अनुसूचित जनजातियों का एक उपवर्गीकरण है। उपवर्गीकरण मतलब कि जो जनजातियों में ST यानी कि जो ट्राइब्स में कमजोर में भी कमजोर होते हैं उन्हें बोलते हैं PVTC यानी कि प्रिविलेज वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, इन्हें बोलते हैं। भारत सरकार ने 2006 में जो आदिम जनजाति समूह है उसका नाम बदलकर PVTC कर दिया। पहले PVG था तो उसे बाद में PVTC कर दिया गया है। 1973 में पहले PTG था। ये था पर्यावास के अधिकार के बारे में, बैगा जनजाति के बारे में। नेक्स्ट, वैश्विक उभयचर मूल्यांकन के बारे में दिया है। 1000 से अधिक विशेषज्ञों द्वारा आयोजित दुनिया भर में 8011 प्रजातियों का विश्लेषण किया गया और विश्लेषण करने के बाद यह पता चला, ये दूसरा वैश्विक उभयचर मूल्यांकन है, यह पता चला कि जो भारत का जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट का एक मायावी नाचने वाला जो मेढक है ये सबसे खतरनाक, ये फिगर देखिए, ये मोर डेंजरस सबसे खतरनाक उभयचर प्रजातियों में है। ये इस आकलन से यह भी पता चलता है कि वैश्विक स्तर पर जो 41% यानी 41% उभयचर प्रजातियां हैं वो विलुप्त होने के कगार पर है। जलवायु परिवर्तन, निवास का हानि, बीमारी, आग, आक्रामक प्रजातियां, अतिशोषण, ये सब महत्वपूर्ण कारक हैं जिनके कारण से इनकी प्रजातियां कम होती चली जा रही है। वहीं डांसिंग फ्रॉग के बारे में अगर बात करें, मायावी डांसिंग फ्रॉग, ये जीनस माइकिलेसस जो स्थानीय परिवार है माइकोस्लाइडे का हिस्सा है, इसको भारत में सबसे खतरनाक मेढक जीनस के रूप में पहचाना जाता है। ये था मेढक की प्रजातियां वैश्विक उभयचर मूल्यांकन में इसे सबसे खतरनाक माना गया है। ध्यान रखिएगा पश्चिमी घाट में। तंजानिया ये चर्चा में क्यों है इसके बारे में जानेंगे। इसका लोकेशन देखिए, अफ्रीका महाद्वीप, पूर्वी अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है जो हिंद महासागर से इसकी तटरेखा टच करती है, तंजानिया। भारत और तंजानिया अपने बीच स्ट्रेटेजिक यानी रणनीतिक स्तर पर जो अपने संबंध हैं वो बेहतर करना शुरू कर दिए हैं दोनों देशों के बीच में, चाहे डिजिटल सहयोग हो, संस्कृति हो, खेल हो, समुद्री उद्योग हो, श्वेत शिपिंग हो, इन सब चीज़ों को लेकर लगभग 6 क्षेत्रों में 6 एरिया में दोनों के बीच में हस्ताक्षर यानी कि साइन किए गए हैं दोनों देशों के बीच में। 5 साल के रोड मैप पर सहमत भी हुए। दोनों देश स्थानीय मुद्राओं में व्यापार भी करेंगे। स्थानीय मुद्रा मतलब तंजानिया की जो मुद्रा है उसमें भारत व्यापार करेगा, जो भारत का रुपया है, भारत का जो मुद्रा है उसमें तंजानिया व्यापार करेगा। इसी के तट के बगल में है जांजिबार जो आइलैंड्स है, तंजानिया के बगल में हिंद महासागर में लोकेट है यानी कि स्थित है। तंजानिया की अगर बात करें, पूर्वी अफ्रीका का देश है, विशाल जंगली इलाकों के लिए जाना जाता है। यहाँ पर सेरेडेटरी नेशनल पार्क है, उसके साथ साथ किलिमंजारो नेशनल पार्क भी है। किलिमंजारो नेशनल पार्क है जो अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत किलिमंजारो जो है, माउंट किलिमंजारो है, उसका आवास भी है जो किलिमंजारो नेशनल पार्क है। तो ये था तंजानिया के बारे में। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। आयरन डोम के बारे में दिया है इजराइल का, ये चर्चा में क्यों है इसके बारे में जानेंगे। हाल ही में यहाँ पर देखिए, ये है इजराइल का मैप, इजराइल का मैप है, ये है गाजा पट्टी, ये है गाजा पट्टी और ये है वेस्ट बैंक। गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक दोनों को मिलाकर बोला जाता है फ़लस्तीन,
और बाकी जो एरिया है ये है इजराइल। तो हाल ही में यहाँ पर जो एक आतंकी गुट है यहाँ पर गाजा पट्टी में रहता है जिसका नाम है हमास, जिसका नाम है आवास, एक टेरर ग्रुप है। ये मिसाइलों के द्वारा लगभग 5,000 से ज़्यादा मिसाइलों लगातार इजराइल पर अटैक किया गया है। और उसके बाद दक्षिणी सीमा से इंटर करके जो इजराइल है, इजराइल से कुछ नागरिकों को बंधक भी बना लिया है। लगभग 250 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं और कई लोगों का अपहरण किया जा चुका है हमास ग्रुप के द्वारा। तो ये जो इजराइल है, आयरन डोम चर्चा में क्यों है? ये एक एंटी मिसाइल प्रणाली है। जो आयरन डोम है एंटी मिसाइल प्रणाली है। इजराइल अपने बॉर्डर पर लगा के रखा है इसे, इजराइल अपने बॉर्डर पर लगा के रखा है। आइए इसका फिगर देखते हैं और इसकी क्वालिटी के बारे में जानते हैं। ये मिसाइल से लैस है, इसमें मिसाइलें भरी पड़ी हैं। इजराइल अपने बॉर्डर पर इसे लगा कर रखा है, इसलिए लगा के रखा है कि कोई भी दुश्मन देश अगर मिसाइलों से अटैक करता है इजराइल पर, तो दुश्मन देश की जो मिसाइल होती हैं, मिसाइल आएगी, उस मिसाइल को जो इजराइल का आयरन डोम है हवा में ही इसे मारकर डिस्ट्रॉय कर देगा, इजराइल के अंदर आने ही नहीं देगा। लेकिन फिर भी कुछ मिसाइलें गिर गई है जिससे कई लोग इजराइल में घायल हो चुके हैं। तो आइए इसकी पृष्ठभूमि के बारे में बात करें कुछ, तो देख लेते हैं आयरन डोम की कुछ विशेषताएं। ये ज़मीन से हवा में मार करने वाली कम दूरी की जो मिसाइल है और रडार सिस्टम है, ये अपने अंदर इंटरसेप्टर मिसाइलें हैं अपने अंदर रखा है, जो है इजराइल का एरोस्पेस सिस्टम। आयरन डोम की उत्पत्ति कब हुई थी? जब इजराइल और लेबनान के बीच में युद्ध हुआ था। इजराइल और लेबनान के बीच में युद्ध हुआ था 2006 में। तो इजराइल में एक आतंकी गुट है जिसका नाम है हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह के द्वारा हज़ारों रॉकेट लॉन्च किए गए थे, उसके द्वारा हज़ारों रॉकेट लॉन्च किए गए थे। यहाँ पर देखिए ये है लेबनान, यहीं पर एक आतंकी गुट रहता है जिसका नाम है हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह ने 2006 में इजराइल के ऊपर हज़ारों से ज़्यादा मिसाइल दागे गए थे। तब इजराइल ने सोचा कि इन मिसाइलों को रोकने के लिए कुछ करना चाहिए, तो उसने बनाया आयरन डोम। आयरन डोम जो एंटी मिसाइल प्रणाली है, जो मिसाइल को हवा में ही मारकर डिस्ट्रॉय कर देती है। 2011 से बनकर तैयार हो गया, 2011 में इजराइल अपने बॉर्डर पर इसे लगा दिया। तो ये था न्यूज़, आज के लिए इतना ही है। अगर मेरी न्यूज़ या जानकारी आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर करते रहिए। थैंक यू।